तो बच्चों, हमने अपनी कुछ प्रीवियस क्लासेस में क्या स्टडी करा था, हमने डिस्कस करा था कि हमारे कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। और हमारा ये 90 मंथ्स का डिप्लोमा है। 12 मॉड्यूल्स पढ़ाए जाएंगे, 15 सर्टिफिकेट्स आपको अलॉट होंगे। कुछ बच्चों की हो सकती है आज फर्स्ट क्लास है, और जिनकी आज फर्स्ट क्लास है उनको मैंने प्रीवियस क्लास का वीडियो भेजा था। और शर्त ये बात है, कुछ निकम्मे ऐसे भी होंगे जिन्होंने देखी नहीं होगी और सीधा क्लास में आ गए होंगे। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस करा, हमने यहाँ पे ये डिस्कस करा कि हमारे कोर्स का नाम साइबर सिक्योरिटी है, हमारे कोर्स का नाम एथिकल हैकिंग है, हमारे कोर्स का नाम क्लाउड कंप्यूटिंग है, और लास्ट क्लास में तीनों का हमने मतलब समझा था। हर कंपनी को अपना एनवायरनमेंट सेफ चाहिए ताकि कोई भी कंपनी के अंदर का एम्प्लॉय उस पर अटैक ना कर पाए, बाहर वाला आदमी अटैक ना कर पाए। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया था, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का नाम यहाँ पे दिया था। बताया था जो हमारे पास बड़ी सी मशीन होती है उसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया था, सर्वर का नाम दिया था। ये नाम आपके जहन में बैठ जाना चाहिए। और साथ में ये जो छोटे कंप्यूटर सिस्टम है उसको हमने क्लाइंट का नाम दिया था। और बीच का ये जो डिवाइस है जो कि हमारा स्विच के नाम से जाना जाता है, पुराने ज़माने में ये हब के नाम से भी जाना जाता था। हब को मार्केट से आउट कर दिया, बहुत सारी कमियां थी उसके अंदर, और स्विच नाम का डिवाइस हमने अपने जीवन में लगा लिया। सर्वर के अंदर हमारा इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा हुआ है। सर्वर के अंदर हमारे पास आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है, नॉलेज पड़ा हुआ है, विजडम पड़ा हुआ है। डेटा की बात करेंगे, इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, नॉलेज की बात करेंगे, विजडम की बात करेंगे, सब में हमारा अंतर होता है, फर्क होता है, डिफरेंस होता है। आने वाले समय में हम डिस्कस करेंगे। और इसी डेटा, इसी नॉलेज, इसी इंफॉर्मेशन को हमें सुरक्षा देनी है। और उसके लिए हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए, जिसका नाम क्या है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जो आप लोग बनने का प्रयास कर रहे हैं इस कोर्स के दौरान। फिर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि जब हम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, रिलायंस की बात कर लो, टाटा की बात कर लो, बिरला की बात कर लो, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लो, गूगल की बात कर लो, आप अपना इन्फोसिस की बात कर लो, विप्रो की बात कर लो, मारुति की बात कर लो, आईटीसी की बात कर लो, वोडाफोन आइडिया की बात कर लो, एयरटेल का बात कर लो। ये जितने बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, इन सभी ब्रांड के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बदले में हमने क्या नाम दिया, CBIS का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। जिसकी फुल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, कंप्यूटराइज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। या दूसरे शब्दों में हम ये कहते हैं कि इसको हमने बदले में क्या नाम दिया, आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम का दर्जा दिया हुआ है। यानी हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। रिलायंस का अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम है, टाटा का अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो पहला सवाल ये था बच्चों का कि सर इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है। तो मैंने बताया था बेटा, ये हमारे पास एक सिस्टम होता है जो हमारी मैनेजमेंट को, हर कंपनी में मैनेजमेंट होती है हमारे पास। मैनेजमेंट को 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड करा गया था, टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया, मिडिल लेवल हो गया, और लो लेवल हो गया। और इन्हीं सबको क्या चाहिए होती है, हमारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ताकि ये समय पे क्या कर सकें, फैसला कर सकें, समय पे क्या कर सकें, डिसीजन मेकिंग कर सकें। आई बात समझ में? बड़ी बड़ी कंपनियों के डिसीजन मेकिंग से कंपनियां बनती हैं, कंपनियां उजड़ जाती हैं। एक इंसान हुआ करते थे, धीरू भाई अंबानी। उनके 2 बच्चे हैं, एक का नाम मुकेश अंबानी, एक का नाम अनिल अंबानी। धीरू भाई अंबानी जी के बंटवारे के बाद दोनों को 12,400 करोड़ दिए गए। मुकेश अंबानी ने 12,400 करोड़ को तकरीबन 11 लाख करोड़ की कैटेगरी में आज बना दिया, और इंडिया या एशिया के रिचेस्ट मैन बन गए। अनिल अंबानी अंबानी जी का बैंकरप्ट हो गया, एक तरह से बैंकरप्सी हो गया। अपने पिताजी का तो धन खा ही गए, साथ में चाइना के जितने बैंक थे उनका पैसा भी लूट के खा गए। चलो, हमें खुशी है कि चाइना को खाने वाला कोई तो इंसान मिला, तो ये सारा पैसा खा गए। तो डेफिनेटली इनकी जो मैनेजमेंट होगी उसकी डिसीजन मेकिंग सही जा रही होगी। इनकी जो मैनेजमेंट है उसने बेड़ागर कर दिया। तो इंफॉर्मेशन मिलना, उसके बाद फैसला करना, एक्शन लेना, कंपनी बड़ी बड़ी मैटर करती हैं। आपने जेट एयरवेज का नाम सुना होगा, बर्बाद हो गया। किंग फिशर का नाम सुना होगा, बर्बाद हो गया। ठीक है जी। आपने नोकिया का नाम सुना, बर्बाद हो गया। आपने और बड़ी सारी कंपनी उनका नाम सुना, बर्बाद होगी। और उनका मेन पर्पस क्या है कि उनकी जो मैनेजमेंट है वो ढंग से काम नहीं कर पाई, क्योंकि उनके इंफॉर्मेशन सिस्टम ने या तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी होगी, या आधी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी, या अधूरी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी।
तो मेरे कहने का मतलब है कि हर कंपनी के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। फिर मैंने कहा था बेटा इंफॉर्मेशन सिस्टम अपने में एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, और उसके अंदर हमारे पास जन्म होता है एक छोटे बच्चे का जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के इंफॉर्मेशन सिस्टम को चलाती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम को चलाने के दो तरीके होते हैं। या तुम्हारा काम मैनुअली कर लीजिए, या जो हमारा काम है कंपनी में कैसा काम होगा आपका कंप्यूटराइज्ड होगा। तो बताओ जरा, आज की डेट में काम मैनुअली होता है कि कंप्यूटराइज्ड होता है? स्वाभाविक सी बात है, कंप्यूटराइज्ड होता है। धीरे 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 हमारी जिंदगी में मैनुअल सिस्टम खत्म होते जा रहे हैं। और इसी सिस्टम को कंप्यूटराइज करने के लिए हम लोगों ने जीवन में किसका इस्तेमाल करा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा, आईटी का इस्तेमाल करा। और जब मैं आईटी की बात करता हूँ तो आईटी का जो संपर्क होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ होता है, जिसको सिंपल शब्द में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक होता है मेरे पास हार्डवेयर, एक होता है मेरे पास सॉफ्टवेयर, और एक होता है मेरे पास आपका नेटवर्किंग वाला एनवायरनमेंट। आई बस समझ में? तो टाटा बिरला रिलायंस, कोई भी कंपनी का नाम लो, कोई भी बड़ी कंपनी का नाम लो, सबके अंदर आज की डेट में इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो कि टिका हुआ है किसके दम पे? किसके दम के ऊपर? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दम के ऊपर टिका हुआ है। तो आज आईटी नहीं है तो कंपनियां नहीं है भैया। कंप्यूटर सिस्टम नहीं है तो कंपनियां नहीं है। अगर हम रेलवेज की बात करेंगे तो आईटी के दम पे सारा काम हो रहा है। अगर हम बैंकिंग की बात करेंगे तो आईटी के दम पे सारा काम हो रहा है। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो आईटी के दम पे सारा काम हो रहा है। अगर मैं स्विगी की बात करूंगा, जेप्टो की बात करूंगा, जोमेटो की बात करूंगा, रैपिडो की बात करूंगा, ठीक है, आपका ओला की बात करूंगा, उबर की बात करूंगा, ये सारी कंपनी किस पे टिकी हुई है? आईटी के प्लेटफॉर्म पे टिकी हुई है। मोटे मोटे जितने बिजनेसेस हैं वो सारे किस पे टिके हुए हैं? आईटी पे टिके हुए हैं। इनका आईटी सिस्टम फेल हो गया तो कंपनी को कई खरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो क्या कोई कंपनी ऐसी है जो बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिना कंप्यूटर सिस्टम के, बिना नेटवर्किंग के काम कर रही है? तो आंसर है बिग नो। तो चाहे रेलवे सिस्टम हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम हो, चाहे ये छोटे मोटे हमारे बिजनेस हो जो प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस होते हैं, इन सब की जो डिपेंडेंसी है वो सारी की सारी किस पे? आपका आईटी पे है। अब एक बात बड़ी क्लियर है, स्विगी वालों के बीच में और जोमेटो वालों के बीच में दबा के कंपटीशन चल रहा है। अब ये कंपटीशन कितना हेल्दी है, कितना डर्टी है, ये लोग आपस में जाने। दोनों एक दूसरे से जलते हैं, और दोनों की कंपनियां आखिर में घाटे में हैं, और दोनों क्या कर रहे हैं? पैसा बर्न कर रहे हैं। ठीक है जी। अब स्विगी वाला चाह सकता है कि हे भगवान, जोमेटो की मोबाइल ऐप काम करना बंद कर दे ताकि सारे जोमेटो के कस्टमर मेरे ऐप में आके ऑर्डर दें। शायद जोमेटो वाला भी यही चाहता होगा कि स्विगी की ऐप खराब हो जाए। तो डेफिनेटली खराब चीजें होती भी हैं और खराब चीजें करवाई भी जाती हैं। तो यानी ये जितने भी हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनी के जो इंफॉर्मेशन सिस्टम हैं, इन सबको हमें क्या देना पड़ते हैं? सुरक्षा। और वो सुरक्षा के लिए हमें क्या चाहिए? हमें कुछ पढ़े लिखे लोग चाहिए जिनका नाम है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, या एथिकल हैकर, या क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सपर्ट्स। ये हर कंपनी वालों को चाहिए, तब जाके कंपनी का एनवायरनमेंट सेफ बनता है। आई बात समझ में? हम यहाँ पे कोई मोबाइल फोन हैक करने नहीं बैठे, हम कोई यहाँ पे इंस्टाग्राम या फेसबुक हैक करने नहीं बैठे। और मान लो अगर आज मैंने आपको मोबाइल फोन हैक करना सिखा भी दिया, या मैंने आपको फेसबुक हैक करना सिखा भी दिया, या इंस्टाग्राम हैक करना सिखा भी दिया, तो क्या रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आपको नौकरी देगी? मतलब ही नहीं भैया। 1 रुपए का पैसा नहीं देगी आपको। थोड़ी देर के लिए आपको सुकून मिल जाएगा कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का मोबाइल फोन हैक कर लिया और उसके बॉयफ्रेंड को देख लिया, तो दुख तब भी तुम्हें ही होगा। आई बात समझ में? तो इसलिए भ्रम की जिंदगी जी लो बेटर है। तो ये होता है टुच्चे काम, मोबाइल फोन हैक करना। ये कोर्स करने के लिए आप आए हो मेरे पास 19 महीने का समय बिताने के लिए, तो अभी कोर्स से बाहर निकल जाओ, क्लास से बाहर निकल जाओ। ये बाजार में आपको इतने रुपए में मिल जाएंगे कोर्स, 700 रुपये खर्चो, आपको एंड्रॉयड फोन हैकिंग करना सिखा दिया जाएगा बेवकूफों की तरह। अब आपका सपना है साइबर फोरेंसिक में काम करना, दिल्ली पुलिस के लिए काम करना, या स्टेट की पुलिस के लिए काम करना, या आर्मी के लिए काम करना। तो जाहिर सी बात है इन हरकतों से वहां पे काम नहीं हो पाएगा। आपका काम है टाटा का, बिरला को सपोर्ट करना ताकि उनका डेटा हैकर्स हैक ना कर सके, चाइना वाला हैक ना कर सके, पाकिस्तान वाला हैक ना कर सके, नॉर्थ कोरिया वाला हैक ना कर सके, ताकि हमारे देश की तरक्की पे किसी तरह की रुकावट ना आए। तो हमें एक अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम पढ़ाई कर भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमने बोला जी हमारे जीवन में क्या आ गया?
हमने कहा हमारे जीवन में ये कंप्यूटर सिस्टम आ गया। मैंने कहा इस कंप्यूटर सिस्टम को अगर गहराई में पढ़ना है तो तीन टॉपिक को आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एक का नाम हार्डवेयर है, एक का नाम सॉफ्टवेयर है, और एक का नाम मेरे पास क्या आपका नेटवर्क है। आई बात समझ में बच्चों? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करा था? आपका हार्डवेयर के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करा था। यानी आज अगर मैं बोलूँ ये कंप्यूटर सिस्टम किन तीन चीज़ों की वजह से बनता है, तो आप बोलेंगे हार्डवेयर की वजह से, सॉफ्टवेयर की वजह से और नेटवर्क की वजह से। और अगर कोई हैकर है, हैकर का मतलब क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो कंपनी को बर्बाद करने के लिए बैठा है, या एक ऐसा व्यक्ति जो कंपनी की रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए बैठा है बिना किसी के परमिशन के। तो वो इंसान चाहे तो कंपनी का हार्डवेयर खराब कर सकता है, तो कंपनी का काम करना रुक सकता है। कंपनी के सॉफ्टवेयर को बर्बाद कर सकता है, तो कंपनी काम करना रुक सकती है। या कंपनी के नेटवर्क को बर्बाद कर दे, तो भी कंपनी हमारी काम करना बंद कर सकती है। यानी कंपनी का कबाड़ा करना है, उसके काम धंधे को बर्बाद करना है, ताकि उसका कस्टमर हमारे पास आ जाए, या हमारे पास ना आए तो उसके पास भी नहीं जाना चाहिए। क्लियर है बात सभी को? अब ये जो हैकिंग वाली हरकत है, कौन कौन कर सकता है? हमने कहा चाइना कर लेगा, पाकिस्तान कर लेगा, नॉर्थ कोरिया कर लेगा, हर वो देश कर लेगा जो हिंदुस्तान से खुंदा खाता है। ये हरकत कौन कर लेगा? हमारे देश के कुछ गद्दार लोग बैठे हैं, वो कर लेंगे। ये हरकत कौन कर लेगा? ये वो हरकत कर लेगा, जैसे मान लो आप कंपनी में एम्प्लॉई हैं, तो मान लो आप रिलायंस के जियो का कॉम्पिटिटर कौन है? एयरटेल वाला। एयरटेल ने आपको भेजा हुआ है, जा रिलायंस में जाके नौकरी कर, वहां पे 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी, वो तू ले ही लियो। और एयरटेल के कंपनी ने बोला कि 2 लाख तू हमसे ले लियो, और तू जियो का सिस्टम बर्बाद कर दे अंदर जाके। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो लालच की बड़ी सीमा होती है। तो किसी भी तरीके से सिस्टम हमारे बर्बाद हो सकते हैं। अब उस सिस्टम को हमें बर्बाद नहीं होने देना, ताकि हमारा काम लंबे समय तक चल सके। ठीक है भैया? तो यहाँ तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा दीजिए, क्योंकि यही मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। हल्का सा मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। हमारी कोशिश होती है कि जो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है उन सभी टॉपिक का हम रिवीजन करें, ताकि आपको धीरे धीरे कंठस्थ से याद हो जाए और चीज़ें आपके दिमाग में समा जाए। राइट एवरीवन? अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर आपने बोला कि हर कंपनी के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा। सर क्या किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम का एग्जांपल दे सकते हो? मैं कहा बिल्कुल दे सकते हैं। तो मैंने कहा बेटा एक हमारे पास नाम होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, चाहे तो आप ये ऐसे पिरामिड बना सकते हैं। हमने कहा एक नाम होता है मेरे पास, इसको हम कहते हैं ईडीपी, या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं टीपीएस। उसके बाद मैंने बोला जी एक मेरे पास नाम होता है आपका एमआईएस, एक नाम होता है डीएसएस, एक नाम होता है ईआईएस, और एक नाम होता है ईएस। इस पूरे पिरामिड को बदले में हमने क्या नाम दिया? इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम दिया। और दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम: ईडीपी, टीपीएस, एमआईएस, डीएसएस, ईआईएस, ईएस। सर फुल फॉर्म क्या है, सारी जानकारी आपको देंगे। सर और कोई एग्जांपल? बिल्कुल है बेटा। हमारे पास एक ईआरपी नाम का इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। मैंने कहा एक मेरे पास डेटा वेयरहाउस नाम का होता है, डेटा माइनिंग का नाम होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम होता है, बिजनेस इंटेलिजेंट टूल होता है जिसको हम बीआईटी कहते हैं। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम के सारे का एग्जाम्पल है। ऐसे ही मैंने बोला जी एक मेरे पास कोर नाम का भी इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ये जो कोर नाम का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये बैंकिंग के एनवायरनमेंट में इस्तेमाल होता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि आपको एचडीएफसी बैंक को बर्बाद करना है, तो आपने बोला ठीक है सर कर देंगे बर्बाद एचडीएफसी बैंक को। मैं कहा एचडीएफसी बैंक का क्या बर्बाद करोगे? आपने कहा जी मैं उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम बर्बाद कर दूंगा। मैंने कहा भाई इतने सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम पड़े हुए हैं, इसमें से कौन सा बर्बाद करेगा? तो आप बोलेंगे सर मैं कोर को बर्बाद कर दूंगा। आई बात समझ में? तो ये सारे के सारे क्या है मेरे पास? एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैंने कहा ईडीपी है, टीपीएस है, एमआईएस है, डीएसएस है, ईआईएस है, ईएस है, ईआरपी है, डेटा वेयरहाउस है, डेटा माइनिंग है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है, बिजनेस इंटेलिजेंट टूल हमारे पास है। तो ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिए। और मैंने बोला बैंक के अंदर एक स्पेशल तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। आई बात समझ में? हालांकि इनके बारे में मैंने लास्ट क्लास में कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा था, और भी मैं डिस्कस करूंगा अभी नहीं, आने वाले समय में इसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। अब देखो ना, ये हमारा हैकर है। ये हमारा कौन है? एक हैकर है। ये मान लो ये हमारा एथिकल हैकर है।
ये हमारी कंपनी का साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। ये रिलायंस कंपनी को इंस्ट्रक्शन देना चाहता है कि आपको अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को सेव करना चाहिए। रिलायंस वाला कहता है ठीक है भाई, मैं अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को सेव कर लूंगा, पर पहले मेरे को ये तो बता दे मैंने अपनी कंपनी में इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन कौन से लगा रखे हैं। तो हमने कहा मुकेश अंबानी जी, अजीब आदमी हो यार, आपने पैसा लगाया है, कंपनी को इतना बड़ा करा है, आपको इतनी अकल नहीं है कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपने कंपनी में कौन से लगा रखे हैं। वो कहते हैं बेटा मैं तो इंजीनियर टाइप का आदमी हूँ, मेरे को इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है। तो मुकेश अंबानी जी ने कुछ जुगाड़ करा और आपको बताया कि ठीक है बेटा, मेरी कंपनी में ये सारे इन्फॉर्मेशन सिस्टम लगे हुए हैं, क्योंकि मैं इंडिया की रिचेस्ट कंपनी हूँ, क्योंकि मैं एक साल में 80,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाती हूँ। तो मेरी कंपनी के अंदर ये सारे इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। अब मुकेश अंबानी जी ने बोला कि ठीक है, मैं अपनी कंपनी के लिए 1,000 करोड़ का बजट लगाता हूँ, आप इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिक्योर कर लो। अब सवाल यहाँ पे ही उठता है कि सर 1,000 करोड़ का जो बजट लग रहा है ये इंफॉर्मेशन सिस्टम में लग रहा है। 2 मिनट के लिए गिन लेते हैं। एक, एक दो तीन चार पाँच छः, छः सात आठ नौ 10 11 12 13, मान लो 13, या मान लो मैंने कहा 15 इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास पड़े हुए हैं। अब मुकेश अंबानी ने कहा जी मैं 1,000 करोड़ रुपए आपको देता हूँ, आप इसकी सुरक्षा के लिए, जिसको हमने बदले में क्या नाम दिया है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का नाम दिया हुआ है, कंपनी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की मेंटेन करिए। और रिलायंस इंडस्ट्री की कुल कुल मिला के कितनी कीमत है, मैंने कहा उसकी कुल मिला के कीमत है, ये 2 लाख हो गए, 20 लाख हो गए, मैंने कहा उसकी कुल मिला के कीमत है 20 लाख करोड़। उसको सेव करने के लिए हमने क्या डिसाइड करा, हमने कहा जी 1,000 करोड़ रुपया मुकेश अंबानी ने दिया और बोला कि भाई ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे लगा दो। और किसकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे लगाना है, ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है जी। अभी मैंने आपको जवाब दिया कुल मिला के कितने इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मैंने कहा 15। अब हमें ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है कि सर क्या 1,000 करोड़ को मैं 15 से डिवाइड कर दूंगा और जो भी आंसर आ जाएगा उतना पैसा मैं लगा दूंगा इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए। मैं कहा नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। 15 में से कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसे हैं जो कंपनी की मेजर जान है, जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वहां पे सिक्योरिटी का लेवल ज्यादा लगेगा। भाई जो सिक्योरिटी मोदी साहब को मिलेगी वो सिक्योरिटी योगी जी को थोड़ी मिलेगी, और वही सिक्योरिटी केजरीवाल को थोड़ी मिलेगी, और वही सिक्योरिटी आपको थोड़ी मिलेगी। कहने के बावजूद सबके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, एक सर है, पर सबकी सुरक्षा अलग अलग हो रही है। मोदी जी को सिक्योरिटी ज्यादा मिल रही है, योगी साहब को कम मिल रही है, केजरीवाल को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, और आम को तो घर वाले भी नहीं पूछ रहे। घर वाले कह रहे हैं, दफा हो जा निकम्मे इंसान, तू करेगा क्या घर में बैठ के। तो कहने का मतलब यह है कि वही इंसान है, वही 2 हाथ हैं, वही 2 पैर हैं, पर डेफिनेटली सबके अंदर, दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन अलग अलग है, और सबकी कीमत उस इंफॉर्मेशन के दम पर है। और जिसकी इंफॉर्मेशन की कीमत ज्यादा है उसको लेवल ऑफ सिक्योरिटी हमारे पास क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। तो अब आप मेरे को आप सोच के बताइए कि आप कह रहे हो जी मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने जा रहा हूँ, और आपको ढेले की अकल नहीं है इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। आप कंपनी में मुंह उठा के चले गए, बस दो चार आपको वर्चुअलाइजेशन आती है, ये 600 700 रुपए वाले आपने टुच्चे वाले कोर्स कर लिए, या 3 3 महीने के कोर्स आपने साइबर सिक्योरिटी के बाजार में जाके कर लिए, वो सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का आपने सर्टिफिकेट भी रख लिया इसी काउंसिल से, और वहां जाके आपके पसीने छूट जाते हैं कि भाई ये मैं किस कंपनी में आ गया। भाई 20 लाख करोड़ की कंपनी में आ गया तो वहां पे जो काम करने का सिस्टम होगा, जो धंधा होगा, कि वो आसान होगा क्या। तो डेफिनेटली हमें एक एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में ज्ञान होना चाहिए, किस किस इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या कमी है, और कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी के लिए क्या काम करता है। ईडीपी में, एमआईएस में, डीएसएस में, ईआईएस में, ईएस में क्या डिफरेंसेस हैं, इन सब का अनुमान होना चाहिए। और कौन सी चीज कंपनी के लिए कौन सी जानदार चीज है, उन सब का अनुमान होना चाहिए। तब जाके एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट उस कंपनी की सुरक्षा अच्छे लेवल पे कर सकता है। अगर यहां तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा दीजिए। यहां तक क्लियर है तो बेटा आर नाम का बटन दबा दो। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, और यहाँ पे मैंने आपको भयंकर से भयंकर नाम आपको बता दिए कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम के एग्जाम्पल क्या होते हैं। ठीक है नी। तो क्या आप इनकी फुल फॉर्म अभी जानना चाहेंगे या बाद में जानेंगे। अगर आप लोगों ने इस तरीके से बदतमीजी करनी है, अगर आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है, मैं 1 सेकंड लगा दूंगा, क्लास बंद करके निकल जाऊंगा। हाथ मलते रह जाना, तुम मेरे को मजबूर नहीं कर सकते पढ़ाने के लिए। तुमसे अगर बटन नहीं दब रहा, तुम ये बोल दो सर हमें समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझा दूंगा। और अगर तुम्हारे में इतने नखरे हो रहे हैं तुम लोगों के कि तुम्हें बटन दबाने में मौत आ रही है, तो ये बैच अभी यहीं बंद करते हैं। मेरे ऑलरेडी 2 3 बैच चल रहे हैं, मैं बड़ा सुखी हूँ।
तुम निकम्मों को पढ़ा के मेरे को कोई खुशी का आनंद महसूस नहीं हो रहा? या तुमने कोई मेरे को करोड़ों रुपए नहीं दे देना कि मेरा घर भर जाएगा? कितने नालायक लोग हो यार तुम लोग। चलो निकलो, बैच से बाहर निकलो, जिन्होंने बटन नहीं दबाना। गेट आउट। इमीडिएट बाहर निकलो। कोई अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो। शर्म ही नहीं आती, बेशर्म इंसान। चलो लिखो फुल फॉर्म। सबसे पहले हमारे पास फुल फॉर्म आ रही है ईडीपी की। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्लास में आए हो, पता नहीं किस बात की अकड़ लेकर आए हो, अपने घमंड को अपनी जेब में रखो। पढ़ना है तो स्टूडेंट की तरह पढ़ो, और तुम्हें महसूस लगता है कि नहीं जी हमें आता है, तो निकलो ना बाहर यार। किसी दूसरे बच्चे को घुसने दो यहाँ पे। मैंने ये जूम का प्लेटफॉर्म ले रखा है, जूम वाला एक एक बच्चे के पैसे अलग से लेता है मेरे से। कि अगर आपकी क्लास में 500 बच्चे हैं तो मेरे को 15,000 रुपये किराया चाहिए महीने का। अगर आपकी क्लास में 1,000 बच्चे हैं तो मैं आपसे 40,000 रुपये ले लूंगा महीने का। अगर मैं तुमसे वो पैसे मांगने में शुरू कर दूं ना, तुम्हारे दिल की धड़कनें बंद हो जाएंगी फिर। और ये जो कुछ आए हैं बच्चे, लेट आए हैं। हाँ भी, लंगर में आए हो क्या? क्लास का टाइम 9:05 में है, तो मुंह उठा के आ गए यहाँ पे 9:35 पे। अभी मैं अगली बार से मैं ब्लॉक कर दूंगा। आप एंट्री करके दिखा देना 9:10 के बाद। अगला है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर आ रहा है DSS, डिसीजन लिखते रहो साथ साथ। सपोर्ट सिस्टम। फिर आ रहा है मेरे पास ESS, EIS सॉरी, EIS, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर आ रहा है ES, एक्सपर्ट सिस्टम। तो ये हमारे पास फुल फॉर्म होगी इंफॉर्मेशन सिस्टम की। इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में एक एक टॉपिक के बारे में अगर मैं चाहूँ तो पौना पौना घंटा बोल दूंगा, लेक्चर दे दूंगा कि EDP क्या होता है, MIS क्या होता है। साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट नाम के जो लोग हो रहे हैं वो 1.5 1.5 करोड़ रुपए तनख्वाह कमा रहे हैं। और जो 1.5 1.5 करोड़ रुपए तनख्वाह कमा रहे हैं वो ये अल्लू टल्लू कोर्स करके नहीं आ रहे कि 2 2 3 3 महीने का कोर्स कर लिया। और यहाँ पे बड़े सारे क्लास में वो बच्चे बैठे हैं जो 1 1 साल का कोर्स करके आए हुए हैं। अभी मैं उन इंस्टीट्यूट के नाम ले लूंगा ना, तो बेचार बेकार में बेचारे फेमस हो जाएंगे वो लोग। एक तुमसे मैं मांग देता हूँ, कंफर्मेशन दे दिया करो बेटा कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो बोल दो सर नहीं आया, खत्म कहानी बात। मेरे को लगेगा मेरे शरीर में ताकत है तो मैं दोबारा समझा दूंगा, नहीं लगेगा तो मैं कह दूंगा भैया मैंने जान मार दी, इससे ज्यादा मैं नहीं मार सकता, अब आप जा सकते हो। ठीक है भैया, अभी हमने सिर्फ फुल फॉर्म लिखी है, हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं समझा है। लास्ट नाम है हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम। चलो छोड़ो, साफ हैंडराइटिंग वाला इस्तेमाल करते हैं हम काम। अब देखो मेरी हैंडराइटिंग मोतियों जैसी सुंदर हैंडराइटिंग होगी। DW का मतलब मेरे पास क्या होता है? डेटा वेयर हाउस। और अभी भी अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग गंदी लग रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। DM का मतलब मेरे पास क्या होता है? डेटा माइनिंग। ERP का मतलब मेरे पास क्या होता है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ERP का मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। और क्या आ गया हमारे पास? हमने कहा AIS, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन
सिस्टम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। एक होता है HRMS, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। और क्या रह गया मेरे पास? कोर। कोर देखो कितनी खतरनाक चीज है। कह रहा कोर की अपने में फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरमेंट। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरमेंट। ठीक है भैया। और कोई नाम रह गया हमारे पास? बताना जरा फटाफट। कोई नाम रह गया तो सपोर्ट करो जरा मेरे को। कोई नाम दिमाग में हट गया हो। सभी डर गए हैं, नाराज हो रहे होंगे। ये सब हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। BIT रह गया मेरे ख्याल से, है ना? BIT रह गया। BIT की फुल फॉर्म है मेरे पास बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। इसके अलावा भी हमारे पास है फेमस नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सुना होगा नाम आपने। AI। AI का ही जमाना है। AI सबकी नौकरी खा जाएगा। एक है मेरे पास मशीन लर्निंग। सर क्या ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है? बिल्कुल सही बात बेटा। लोग पूरा का पूरा मशीन लर्निंग में कोर्स कराते हैं, 17-18 लाख दे कर आ जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। तो दीज आर द मल्टीपल एग्जाम्पल्स ऑफ किसका? दीज आर द मल्टीपल एग्जाम्पल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। उतार लो, जब उतार लिया लेना, जब हो जाए आपने उतार लिया हो तो D नाम का बटन दबा देना। TPS रह गया। TPS की फुल फॉर्म है हमारे पास, डेट इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अच्छा, आज हम अपनी फोटो ही दिखाना भूल गए आपको। ओहो। चलो, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम डेटा वेयर हाउस। अब गुस्सा कम आएगा क्योंकि अब मैं अपनी शक्ल देखता रहूंगा तो लगेगा कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ। अपने आप को ही पढ़ा रहा हूँ मैं। डेटा वेयर हाउस, डेटा मार्निंग, ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ERP का नाम तो आपने बड़ा सुना होगा, है ना? किसी बच्चे ने ERP सैप का नाम सुना होगा। सर सैप करना है, सैप में मेरे को फीको मॉड्यूल करना है, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की पढ़ाई करनी है, या मेरे को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, MBA वाले बच्चे करते हैं। तो ERP का नाम आपने बहुत बड़ा सुना होगा, और आज के डेट में हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना ERP होता है। 50 से लेके 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लग जाती है इसके ऊपर। ये इतना बड़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है, तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल। अब सर ये क्या होते हैं, इसको तो पढ़ने में फिर समय लगेगा ना बच्चों। और डेफिनेटली यस, सबकी महत्वता सबके लिए अलग अलग होती है हमारे पास। राइट। तो उतार लिया है, तो बढ़े आगे। हाँ जी, प्रोडक्शन मॉड्यूल भी होता है हमारे पास। बड़े सारे मॉड्यूल होते हैं सर, 100 से ऊपर के मॉड्यूल हैं गौतम जी।
तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गया इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। और ये जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम मैंने आपको बताए हैं, ये सारे किस पे डिपेंडेंट है? हमारे आईटी पे डिपेंडेंट है। आईटी का मतलब इनकम टैक्स नहीं होता। कहीं आप बोलो सर इनकम टैक्स हो गया, सैलरी के द्वारा पैसा कमाया जाता है, हाउस प्रॉपर्टी के द्वारा पैसा कमाया जाता है, कैपिटल गेन्स के द्वारा पैसा कमाया जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं हमारे पास, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के द्वारा पैसा कमाया जाता है, या हमारा प्रॉफिट एंड गेन्स थ्रू प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन के द्वारा पैसा कमाया जाता है। हम उस इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात नहीं कर रहे। अभी नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आने वाला है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। आईटी का मतलब यहाँ पे टैक्सेशन से नहीं है। आईटी का मतलब यहाँ पे किससे है बेटा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जानकारी होगी किसके समक्ष? हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के समक्ष। तो जब कोई आपसे पास सवाल करता है जी आप क्या करोगे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन के, आप एथिकल हैकर बन के क्या करोगे, तो आप क्या बोलेंगे? सर हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। मैंने कहा किसको प्रोवाइड करोगे? तो आप क्या बोलोगे? सर हम सी बी आई एस को करेंगे, या सीधी सी बात है आईएएस को करेंगे। अब बच्चे छोटी बातें करते हैं, सर मैं सर्वर को सिक्योरिटी दूंगा, सर मैं स्विच को सिक्योरिटी दूंगा, सर मैं राउटर को सिक्योरिटी दूंगा, सर मैं हब को सिक्योरिटी दूंगा, सर मैं मॉडेम को सिक्योरिटी दूंगा, सर मैं गेटवे को दूंगा, सर मैं ब्रिज को दूंगा, सर मैं प्रोटोकॉल कन्वर्टर को दूंगा। ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं करनी, हमने पूरा मुद्दा बचाना है। क्या? इंफॉर्मेशन सिस्टम चलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो धीरे धीरे आपको अपने बारे में और एक्सप्रेस करना आ जाएगा इंटरव्यू में, और आप टेक्निकल शब्दों के द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। और जैसे जैसे टेक्निकल शब्दों का आप ज्यादा प्रयोग करेंगे, आने वाले सामने वाले बंदे पे काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। राइट? तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में ज्ञान था। फिर जैसे मैंने कहा था कि यार हर इंफॉर्मेशन सिस्टम की मेन जान क्या होती है, अभी मैंने बोला हर इंफॉर्मेशन सिस्टम का मेन जान होता है आईटी। और मैंने क्या बोला? आईटी के समक्ष कितनी चीजें होती है हमारे पास? हमने कहा तीन। तीन कौन कौन सी होती है? हमने कहा जी एक का नाम हार्डवेयर हो गया, एक का नाम सॉफ्टवेयर हो गया, और एक का नाम मेरे पास नेटवर्क हो गया। ठीक है बच्चे, अब हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, ये हमें जायज सी बात है समझना है। तो लास्ट क्लास के अनुसार हमने एक हार्डवेयर नाम का टॉपिक स्टार्ट करा था, अगर आपको याद हो तो। और मैंने कहा था हार्डवेयर को टेक्निकली दो पार्ट्स में तोड़ा गया था, एक का नाम था हार्ड और एक का नाम था मेरे पास वेयर। जब मैं वेयर की बात करता हूँ तो वेयर से मेरा क्या मतलब होता है? टूल्स। और हार्ड का मतलब क्या होता है? कि वो चीजें जो हमारे पास क्या होती है, टेंजिबल होती हैं, छूने लायक होती हैं, या जिसको दूसरी अंग्रेजी में, हल्की अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिकल। तो फिजिकल एलिमेंट्स को या इंटेंजिबल एलिमेंट्स को हमने क्या नाम दिया? हार्ड का नाम दिया। और ये जो मेरे पास हार्ड होते हैं, ये किसको रेफर करते हैं? टूल्स को रेफर करते हैं। फिर मैंने बताया था कि देखो जी हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो शक्ल होती है वो इस प्रकार से होती है। तो मैंने कहा था कीबोर्ड हमारा हार्डवेयर का एग्जांपल है, माउस मेरा हार्डवेयर का एग्जांपल है। आपको याद होगा उसको मैंने क्या नाम दिया था? हमने बच्चों ने कहा था सर ये मॉनिटर है, ये स्क्रीन है। मैंने कहा बेटा घटिया नाम है, मजा नहीं आएगा, आपको बढ़िया नाम लेना है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या बोलेंगे टेक्निकल भाषा में? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फिर आपको याद होगा मैंने बताया था बीच का डब्बा हमारे पास क्या होता है? पूरी दुनिया इसको सीपीयू कहती है, पर आपने इसको क्या कहना है? कैबिनेट कहना है, सीपीयू कहना पाप चढ़ेगा। इसको कैबिनेट कहते हैं, या सिस्टम यूनिट कहते हैं, या टावर कहते हैं। ठीक है बच्चों। और फिर मैंने कहा था बीच में हमारे पास क्या होता है? एक बोर्ड होता है, फ्लैट बोर्ड होता है। फ्लैट बोर्ड को हमने क्या नाम दिया था? मदरबोर्ड का नाम दिया था। मम्मी है तो बड़े सारे बच्चे होते हैं हमारे पास, तो हमने कहा था इस मदरबोर्ड के हमारे पास बड़े सारे बच्चे होते हैं। और हमारे घर का जो सबसे प्यारा बच्चा है, जो सबका घर का खर्चा उठाता है, उसको हमने क्या नाम दिया था? सीपीयू का नाम दिया था। और सीपीयू का पर्यायवाची नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या जिसको मैंने प्रोसेसर का नाम दिया, या जिसको मैंने माइक्रो प्रोसेसर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है बात सभी को? तो मैंने बताया था कि इस मदरबोर्ड के ऊपर और बड़े सारे बच्चे हैं हमारे पास। हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है, स्टैटिक रैम है, डायनेमिक रैम है, पी रॉम है, ईपी रॉम है, डबल ईपी रॉम है, वर्चुअल मेमोरी है, कैश मेमोरी है, बबल मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी है, L1 कैश है, L2 कैश है, L3 कैश है, एंड गेट है, और गेट है, नॉर गेट है, एक्सॉर गेट है, कैपेसिटर है, ट्रांजिस्टर है, कैथोड है, एनोड है, डायोड है। ये सारे मैंने बताए थे प्यारे प्यारे बच्चे हैं किसके? मदरबोर्ड के। पर मदरबोर्ड की मेन जान कौन है? मदरबोर्ड की मेन जान है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आर नाम का बटन दबा दो अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो। ठीक है जी।
अब हमने यहाँ पे कहा चलो जी खत्म होगी कहानी हमारे पास। फिर हमने बोला जी हमने एक डायग्राम बनाया था और मैंने कहा था डायग्राम बना लो, इसको समझाएंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में। तो डायग्राम की शक्ल हमारे पास ऐसी थी, अगर आपको याद हो तो। और इस डायग्राम को हमने क्या नाम दिया था, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का नाम यहाँ पे दिया था। क्या नाम दिया था उसको मैंने, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हमने कहा था ये हमारे पास क्या था, पैरेललोग्राम था हमारे पास। इधर हमारे पास क्या था आपका इनपुट डिवाइस। यहाँ पे क्या था आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे क्या था प्राइमरी मेमोरी। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, सीयू नाम का यंत्र। और यहाँ पे कौन सा यंत्र था, एएलयू नाम का। सीयू नाम के एएलयू नाम के यंत्र को अगर मैं इकट्ठा करूंगा तो यंत्र का नाम क्या बनेगा, सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या बनेगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म हमारे पास क्या बनेगा, माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू का फुल फॉर्म अपना पर्यायवाची नाम सिनोनिम्स क्या नाम बनेगा हमारे पास, प्रोसेसर। याद आ रहा है आपको सभी को। और इसी के अंदर सर आपने तो सीपीयू में बताया था तीन चीजें होती हैं, कार होता है हमारे पास। आपने उसका निमोनिक्स बताया था, शॉर्ट फॉर्म बताया था। तो ये जो नीले नीले डॉट्स हैं मेरे पास, इसको बदले में हमने क्या नाम दिया था आपका, रजिस्टर्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है बेटा। इसको हमने क्या नाम दिया था, रजिस्टर्स का नाम यहाँ पे दिया था। तो हमने यहाँ पे साफ कह दिया ये हमारे पास आपके रजिस्टर्स हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ बेटा सीपीयू क्या करता है, तो हमने पढ़ा था कि सर जीवन में ना हमारे तीन काम होते हैं, इनपुट करना, प्रोसेस करना और आउटपुट करना। जो प्रोसेसिंग होती है वो कौन करता है, हमारा सीपीयू नाम का यंत्र करता है। और सीपीयू नाम के डिवाइस को हमने कितने पार्ट्स में तोड़ा, तीन पार्ट्स में तोड़ा। जिसमें एक का नाम था कंट्रोल यूनिट, एक का नाम था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक का नाम था मेरे पास रजिस्टर्स। ठीक है बेटा, इस डायग्राम को मैंने आपको समझाया नहीं था। और आपको मैंने बताया था कि बेटा ध्यान से बनाना, ये पैरेललोग्राम है, पैरेलल लाइंस जाएंगी, रेक्टेंगल की शेप में मत बनाना, रेक्टेंगल की शेप में बनाओगे तो पाप चढ़ेगा। हाँ ये डब्बा रेक्टेंगल है मेरे पास। मैंने कहा ये भी डब्बा रेक्टेंगल है मेरे पास। और ये भी डब्बा मेरे पास रेक्टेंगल है। तो दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आई बात समझ में। तो ये डायग्राम तो आपने बना ही लिया होगा। तो अब हम बारी बारी समझते हैं ये क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। तो आइए याद करने का प्रयास करिए जरा। सबसे पहले हमने कहा सबसे पहले डेटा हमने डाला, कहाँ से डाला, इनपुट डिवाइस से डाला। कहाँ पे चला गया बच्चों, हमने कहा प्राइमरी मेमोरी में चला गया। प्राइमरी मेमोरी से ही उठ के जानकारी कहाँ चलेगी हमारे पास, हमने कहा जी सीधा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास चलेगी। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ने क्या करा सर, इसने प्रोसेसिंग करा। सारा का सारा जितना भी घपलेबाजी वाला काम था, 100% जितना भी प्रोसेसिंग वाला काम था वो कौन करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट नाम का यंत्र करता है। मैंने कहा फिर जानकारी कहाँ पे चलेगी, आपने कहा जी फिर जानकारी हमारे पास चलेगी प्राइमरी मेमोरी के पास। और प्राइमरी मेमोरी से फिर जानकारी हमारे पास कहाँ चला गया, आपका आउटपुट डिवाइस के पास। तो मैंने कहा इस आर्किटेक्चर के काम करने का तात्पर्य हमारे पास ऐसा है। इनपुट डिवाइस से डेटा हमारा कहाँ चला गया, प्राइमरी मेमोरी के पास। प्राइमरी मेमोरी से जानकारी कहाँ चलेगी हमारे पास, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से जानकारी कहाँ चलेगी, प्राइमरी मेमोरी के पास। प्राइमरी मेमोरी से कहाँ चला गया, आउटपुट डिवाइस के पास। सर बीच में कंट्रोल यूनिट ने क्या करा, क्या वो ताड़ियां मारने के लिए बैठा हुआ है, क्या वो ऑडियंस है हमारी। मैंने कहा नहीं बेटा, अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि सीयू क्या काम करता है, एएलयू क्या काम करता है। पहले सभी बच्चे आंख बंद करके डायग्राम को याद करने का प्रयास करेंगे और घर बैठे बैठे बोलेंगे कि डेटा सबसे पहले उत्पन्न कहाँ से हुआ। तो आप सभी आवाजें मारेंगे, इनपुट डिवाइस से उत्पन्न हुआ। इनपुट डिवाइस से जानकारी कहाँ चलेगी बेटा, प्राइमरी मेमोरी के पास चलेगी। प्राइमरी मेमोरी से जानकारी कहाँ आ गई मेरे पास, कंट्रोल यूनिट सॉरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास आ गया। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से कहाँ आ गया डेटा मेरा, फिर अगेन प्राइमरी मेमोरी के पास आ गया। और प्राइमरी मेमोरी से जानकारी कहाँ चलेगी, आउटपुट डिवाइस के पास चली गई। ये डायग्राम आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। तो अगर आपको याद हो गया है, अगर आपने मेमोराइज कर लिया है, तो एम नाम का बटन दबा दिया जाए। और नहीं करा तो याद करो, मैं आपको समय दे रहा हूं, जबरदस्ती एम दबाने की जरूरत नहीं है। जिन जिन बच्चों को याद हो गया है वो एम नाम का बटन दबा सकते हैं। तो इनपुट डिवाइस से डेटा पहले प्राइमरी मेमोरी के पास गया, प्राइमरी मेमोरी से अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास गया, एएलयू से मेरा प्राइमरी मेमोरी के पास चला गया, वहां से मेरा आउटपुट डिवाइस के पास चला गया। और ये सारा का सारा बीच में एक डिवाइस है जिसका नाम है कंट्रोल यूनिट। अभी हमें किसी डिवाइस का मतलब नहीं पता, अभी हम सीखेंगे। फिलहाल मैंने कहा रट लो इस डायग्राम को। तो अगर आपको मेमोराइज्ड हो गया है, तकरीबन 50% क्लास को मेमोराइज्ड हो गया है, 50% का अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो ठीक है आप याद करने का प्रयास करिए। मैं वेट कर रहा हूँ आपका, जब आप जवाब दे देंगे मैं आ जाऊंगा वापस। तकरीबन 40% क्लास को भी याद नहीं हुआ।
33% बच्चे रह गए हैं। आकाश जी, हाथ रेस करने की जरूरत नहीं है बेटा, नीचे कर लो। आपके सवाल को मैं चलती क्लास में नहीं लूंगा। आज आपका पहला क्लास है सत्य जी, तो हम क्या करें? पहला क्लास है तो नारियल फोड़ें क्या, आरती करें, धूप अगरबत्ती करें, क्या करें? पहला क्लास तो आपका होना नहीं चाहिए था, आपको हमने एक लिंक भेजा था। वो पिछली वाली क्लास आप देख कर आए हैं सत्य जी? बाकी क्लास कैसे करें? पैसे दे दो बेटा, पैसे दे दो, करवा देंगे ज्यादा। ठीक है भैया। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं करी तो सत्य जी क्या करने आए हो आप? हैं? मजे लेने आए हो? यहाँ पे हमें साइबर आर्मी बनानी है। हम यहाँ पे साइबर आर्मी बना के बैठेंगे। ऐसे खतरनाक खतरनाक बम तैयार करूंगा मैं कि हमारी देश की सुरक्षा बहुत टाइट हो जाएगी। और आप कहते हैं जी आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बना दिया जाए। आपके अंदर इतना डिसिप्लिन नहीं है कि आप पिछला वाला लेक्चर देख कर आ जाओ। आपको लिंक मैं भेज रहा हूँ, तब भी आपने लेक्चर को नहीं देखा। आपने कहा पहले टीचर की औकात चेक कर लेते हैं, इसको पढ़ाना आता भी है कि नहीं आता, नहीं तो मैं ही इसको पढ़ा दूंगा। होता है पहली पहली क्लास में टीचर बच्चे को नहीं पढ़ाता, बच्चे टीचर को पढ़ाते हैं। तो भैया यहाँ पे तो डिसिप्लिन वाले आदमी है। यहाँ तो सारी हमारी आर्मी बन रही है, कमांडो लोग बन रहे हैं, इसलिए तो मैं इनको डांट देता हूँ। जैसे ही मैंने बोला मेरे पास वो नहीं है, आंसर नहीं है, जरा डांट मारा, फटाफट काउंटर बढ़ गया। ठट 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 ठट, साला तुक्का देखो। बच्चे कम थे, 15 बच्चे और बढ़ गए, मेरे को था 15-20 निकल जाएंगे अभी। अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करेंगे कि इन्होंने डांट कैसे दिया, हिम्मत कैसे होगी सर की। तो मेरे को था तो 15-20 बच्चे ग्रुप से बाहर निकल जाएंगे, पर उसी समय पता नहीं क्या हुआ, 10-15 और बढ़ गए। वो लेट निकम्मे निकम्मे लेट आए हैं, वो तुक्का लग गया बस वो। तो जितने बच्चे आज फर्स्ट क्लास के लिए आए हैं वो डेफिनेटली, आपको लेक्चर दिया गया था वो देखिए आप। आपको पता नहीं हमारे इस ग्रुप में ना, इस ग्रुप में क्या, मेरे दो क्लासेस, दो ग्रुप और चल रहे हैं, एक से एक बढ़िया आदमी बैठे हैं, एक से एक बढ़िया आदमी। किसी को 15 साल का एक्सपीरियंस है, कोई साइबर सेल में काम कर रहा है द्वारका वाले में, नाम तो मैं नहीं ले सकता, कोई मुंबई से इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में काम कर रहा है। ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं, ऐसे लोग पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। और कुछ से तो मैंने रिक्वेस्ट करी है कि सर आपने 15 साल काम करा है, 15 साल में आपको क्या तकलीफों का सामना करना पड़ा, आप मेरे पास आइए, मैं आपका इंटरव्यू लूंगा और वो मेरे बच्चों को ज्ञान दीजिए। ताकि ये जो यंग जनरेशन है, 90% यंग जनरेशन है क्लास में, ये वहां पे जो 15 साल दुख दर्द आपने सहे हैं उस कंपनी में जाकर या बाकी कंपनी में जाकर इंडस्ट्री में, वो बच्चों को ना मिले। तो ये कुछ अलग ही चीज वाला बैच बनेगा हमारा। पहली बात, पूरे हिंदुस्तान में 19 महीने कोई नहीं पढ़ा रहा। सब 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, हद मारोगे 1 साल, सबको पैसे चाहिए। 19 महीने की सरदर्दी कौन पाले? और ये चीज ऐसी है कि 19 महीने से तो सिर्फ दाढ़ गिली होगी हमारी। 19 महीने के बाद तो आपका वार्म अप शुरू होगा कि चलो अब पढ़ाई करते हैं, अब मजा आ रहा है साइबर सिक्योरिटी में। अब देखिए, एक सर का फोन, नाम मैं आपका नाम नहीं लूंगा, स्पेशल टास्क फोर्स है, बिहार से हैं सर। उनका मैं पूरा नाम लूंगा क्योंकि ये प्राइवेसी वाली बातें हैं। तो सर ये जितने भी महान महान लोग हैं जो हमारी क्लास में आके दर्शन दिए हैं, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जरूर चाहूंगा आप मेरे को पर्सनली एक बार व्हाट्सअप करें, और हम कुछ ऐसा इंतजाम जरूर रखें कि आप आइए, बच्चों को ज्ञान दीजिए और आप उनको एक्सपीरियंस का बेनिफिट दीजिए, ताकि मेरा जितने बच्चे क्लास में हैं, बैठे हैं, वो सब की उम्र जो है ऑटोमेटिकली 20-20 साल बड़ी हो जानी चाहिए। जो बच्चा हमारी क्लास में 20 साल की उम्र का है, उसकी उम्र 40 साल हो जाए।
बुढ़ा आदमी हो जाए, किसको लेकर, ज्ञान को लेकर। और वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने अपने क्षेत्र से इंफॉर्मेशन देंगे। और कोई बड़ी बात, कोई मुश्किल बात नहीं मेरे लिए। आप आइए, इवन आई कैन मेक अ पेमेंट फॉर यू ऑल्सो, मैं पेमेंट भी कर दूंगा आपको। आपको जो पर आवर के चार्जेस लेने हैं, आपको जो चार्ज लेना है मैं पे कर दूंगा। मैं बैकआउट नहीं हूंगा, मैं आपसे फ्री सेवा नहीं मांग रहा। तो हम इस तरह के प्लानिंग मूड में हैं कि भाई हम आपके आगे वो बंदा भी ला के खड़ा कर दें जो महीने के, जो साल के 1.25 करोड़ कमा रहा है साइबर सिक्योरिटी के एनवायरनमेंट से या ओरेकल के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एनवायरनमेंट से। तो जब ऐसे लोगों से मुंह से आप बातें से सुनेंगे तो डेफिनेटली आपका ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास आपका आर्किटेक्चर है, उम्मीद करता हूँ सबने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब फिलहाल हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि देखो जी, हमारे पास तीन काम होते हैं। एक होता है इनपुट करना, एक होता है प्रोसेस करना, एक होता है आउटपुट करना। अगर मैंने 2+2 डाल दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आंसर आ गया। प्रोसेसिंग की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है हमारे पास। अगर कोई आपसे बोले बेटा प्रोसेसिंग को डिफाइन करो, तो प्रोसेसिंग को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इट रेफर्स टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रेफर करता है हमारा। क्लियर बात सभी को। और मैंने कहा प्रोसेसिंग करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैंने कहा एक डिवाइस रिस्पॉन्सिबल है। ये हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है, मैंने कहा ये हार्डवेयर है, इसको मैं छू सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। ये हमारा हार्डवेयर है। और इसको हमने सीपीयू का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। फिर हमने यहाँ पे क्या डिस्कस करा कि बताइए कि आखिरकार सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं। तो मैंने कहा सीपीयू के दो पार्ट्स नहीं होते, तीन होते हैं। अक्सर बच्चों को दो के बारे में अनुमान होता है। एक का नाम कंट्रोल यूनिट, एक का नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक का नाम रजिस्टर्स। जिसका शॉर्ट फॉर्म ने यहाँ पे क्या बना दिया, शॉर्ट फॉर्म हमने बना दिया यहाँ पे कार। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ए। ए का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए जरा, स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ए की फुल फॉर्म मेरे पास क्या आ रही है आपकी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जब मैं अर्थमेटिक लॉजिक की बात करता हूं तो मैंने कहा जी ये दो काम करता है। एक तो ये हमारा अर्थमेटिक काम करता है, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करता है। और दूसरा बेटा ये हमारे पास क्या करता है आपका, कंपैरिजन ऑपरेशंस करता है। ठीक है जी, एक हमारा अर्थमेटिक काम करता है, दूसरा हमारा कंपैरिजन करता है। अर्थमेटिक से क्या मतलब है, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, परसेंटेज निकालना, रेस टू पावर। परसेंटेज निकालना और साथ में हमारे पास आ रहा है रेस टू पावर। इस रेस टू पावर वाले सिंबल को बदले में हमने क्या नाम दिया है, इसको हमने कैरेट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। 10 बज गए क्या, हाँ, 10 बजे 10-12 बच्चे हमारी क्लास से निकल जाते हैं। तो हमने यहाँ पे बोला इसको रेस टू पावर को हमने क्या नाम दिया, कैरेट सिंबल का नाम दिया। सिंपल भाषा में हमने इसको क्या नाम दिया, रेस टू पावर। अच्छा बताना जरा, देखते हैं आपका थोड़ा सा दिमाग देखते हैं। अक्सर आईटी जॉब में इस तरह के सवाल भी आते हैं। अगर मैं कहता हूँ 2^5 का आंसर बता दीजिए तो क्या आंसर आएगा। मैंने कहा 2^5 निकालिए जरा, तो आंसर क्या आएगा। बहुत बढ़िया, अभी तक जितने बच्चों ने बताया सबने सही बताया, मेरे को उम्मीद नहीं था। क्योंकि अक्सर कई बार मैथ्स का टेस्ट भी आता है, पीके साहब दारू पी के आए हो, 64 बता दिया। कादरी साहब आपका भी दिमाग घूम गया, 65 बता दिया हैं। रोहित कुमार जी आपका तो हिल गया सिस्टम, कह रहा है 10 आंसर है सर। रोहित कुमार कह रहा है 10 नहीं सर 25 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खूब नशा करके आए हो। और बाकियों को तो गम ही आ गया, वो मैथ्स कहाँ से आ गया। राजीव कुमार कह रहा है 125 आंसर है सर, मैंने ज्यादा बढ़िया नशा करा है। एक और भाई साहब 25 वाले आ गए, बहुत बढ़िया। तो कई बार हमारे पास ये भी हम आपको ट्रेंड करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे इस तरह क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। तो काफी सारे बच्चों को 2^5 का मतलब ही नहीं पता। इसका मतलब होता है बेटा सिंपल है, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आंसर आ गया, 2, 4, 8, 16, 32। तो 32 आंसर आपका सही है। एक और करेंगे सवाल, करिए जरा। 2^9 का आंसर बता दो जरा। 2^9 का आंसर बता दो जरा। 2^9 के बारे में आंसर बता दीजिए। महरूर साहब 128 आंसर। पीके ने इस बार सही बोला। शाबिन 256 आंसर। गलत वालों के मैं नाम लेता हूँ बेटा, जिनके सही हैं उनको तो मैं बोलता ही नहीं हूँ। और 2^9 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7 8 2। 9 हो गए हमारे पास। तो हमने क्या बोला, टू टू मल्टीप्लाई बाय टू 4, 4×2 = 8, 8×2 = 16, 32, 64, 128, 256, 512। तो आंसर कितना आ गया बेटा, 512।
जिनके आंसर गलत आ रहे हैं उनको क्लियर हो रहा है? नीलेश, नीलेश जी, क्लियर है आपको? आपने भी गलत जवाब दिया है, तो हमने यहाँ पे आंसर बोल दिया। अच्छा, फटाफट जवाब देना, 2 रेस टू पावर 0 का आंसर क्या आएगा? 2 रेस टू पावर 0 का आंसर क्या आएगा? 2 आएगा सर, 0 आएगा सर, 2 आएगा, 0 आएगा। नजर न लगे। बहुत ही बढ़िया, जीरो वाले बहुत हैं। अब इनको झटका लगेगा। जब भी किसी के ऊपर रेस टू पावर 0 आंसर आए तो आंसर हमेशा 1 होता है बेटा। पता नहीं सीबीएसई वाले बोर्ड कैसे 12वीं पास करवा देते हैं बच्चों की, हैरान हूं मैं। चलो कोई बात नहीं, अब सीख लो आप। अगर बताओ मैंने 5 रेस टू पावर 0 लिखा, अब क्या आंसर आएगा? बताओ जरा, 5 रेस टू पावर 0 लिखा मैंने, अब क्या आंसर आएगा? अब क्या आंसर आएगा? कह रहा है 5 आएगा, एक आदमी कह रहा है 5 आएगा, दूसरा भी आ गया 5, तीसरा भी आ गया 5। ये चाहते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। हिंदी में मैंने बोल दिया कि बेटा किसी के ऊपर भी 0 लगाओगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा आपका? 1 आएगा। चलो बताओ, 9 रेस टू पावर 0 का आंसर क्या आएगा? 9 रेस टू पावर 0 का आंसर कह रहा है 9 आएगा। धन्य भाई साहब। एक कह रहा है 15 आएगा। मजे ले रहा है, मेरे को पता ही है। तो यानी हमने क्या बोला, 9 रेस टू पावर 0 है तो भी आंसर क्या आएगा हमारे पास? 1 ही आंसर आएगा मेरे पास। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। मैंने कहा 2 रेस टू पावर 5 प्लस 9 रेस टू पावर 0 प्लस 1 रेस टू पावर 3। जवाब दो, आंसर क्या आएगा? अब तो बच्चों के चक्कर ही आ जाएंगे, दिमाग घूम जाएगा बच्चों का। कह रहा है सर ये क्या तमाशा बना दिया आपने, हमें मैथ्स नहीं आता। कोई 36 कह रहा है, कोई 33 कह रहा है, कोई 32 कह रहा है, कोई 66 कह रहा है। कोई कह रहा है हट जाओ सर, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। इसकी क्लास थोड़ी थी, हमने रखी थी। तो आओ देख लेते हैं हम जरा। 2 रेस टू पावर 5 कितना होता है? मैंने कहा 5 बार 2, है ना। 9 रेस टू पावर 0 कितना होता है? 1। 1 रेस टू पावर 3 कितना होगा? 1 ही होगा मेरे पास, क्योंकि 1 × 1 × 1 तो कितना आंसर आएगा बेटा? 1 ही आएगा हमारे पास। अब यहाँ पे कितना आ गया? 2 4 8 16 32। तो ये 32 हो गया, ये 33 हो गया, ये 34 हो गया। 34 ही आंसर आएगा क्या? तो काफी सारे बच्चों का आंसर, 60% बच्चों का 34 आंसर है। और डेफिनेटली बाकियों का आंसर 34 नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए समय ले रहा हूँ बस, बुरा मत मानना, नाराज मत, तो मैथ्स की क्लास नहीं है। और हालांकि मैं तुम्हें मैथ्स में भी ट्रेंड कर दूंगा, उसकी मैं अलग अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस का प्रबंध करूंगा कमजोर बच्चों के लिए। मेरे को हर बच्चे को नौकरी दिलवानी है। चलो एक बात का जवाब दो फटाफट। अब बड़ा कठिन कठिन सवाल है। मैंने कहा 2 रेस टू पावर 5 प्लस, फिर मैं कहा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कठिन सवाल बना देता हूँ मैं। 2 रेस टू पावर 9 मल्टीप्लाई। मैंने कहा 3 रेस टू पावर 7 मल्टीप्लाई 0। बताओ क्या आंसर आएगा? अब तो तुम्हें कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब तो तुम आंसर दे ही नहीं पाओगे। अब तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। खतरनाक सवाल। ये मैं क्या देख पा रहा हूँ कि इस बार एक बार भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं दिया। ये सारे के सारे बच्चे इतने सही कैसे हो सकते हैं? इतनी सारी नौकरियां मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? एमबी कह रहा है सर मैंने तो बिना कैलकुलेटर के निकाल दिया। देखो सर कमाल है। तो हमने क्या बोला, 2 रेस टू पावर 5 निकालेंगे? नहीं सर, सीधा 0 आ रहा है। समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 ऑलवेज बी 0। ताड़ियां। जिस जिस बच्चे ने आंसर दिया 0, सभी तालियां बजाएंगे। इमोजी आती है तालियों वाली, वो तालियां बजाओ सारे। मेरे लिए बजाओ बेटा, मेरे लिए। मैंने तुम्हें मैथ सिखाया? नहीं सर आपने नहीं सिखाया हमें, हम तो खुद सीख गए। एक भी निकम्मे ने ताली का सिंबल नहीं भेजा अभी तक। अभी आया, अनन्या का आया। सुबोध कुमार कह रहा है बख्श दो सर, हाथ जोड़ रहा हूँ, बख्श दो हमें। चलो बहुत बढ़िया। तो ये आंसर आपका सही आ गया। तो यानी ऐसी हरकतें कौन करता है? ऐसी हरकतें करता है बेटा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। हमने कहा अर्थमेटिक क्या करता है, एएलयू क्या करता है? अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है और साथ में कंपैरिजन करता है। तो बेटा हम क्या करते हैं अपनी रियल जिंदगी में, क्या लिखते हैं? 2 रेस टू पावर 5 लिखते हैं। कंप्यूटर में क्या लिखते हैं? 2 उल्टा वी और 5। और इसे उल्टे वी को हमने कंप्यूटर की भाषा में क्या नाम दिया? कैरेट। ये गाजर खाने वाली नहीं है जो हमारा खरगोश खाता है। इस उल्टे साइन को, उल्टे वी को हमने क्या नाम दिया? कैरेट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। घर से ढूंढ के लाना, कीबोर्ड में सिंबल होता है, 6 नंबर का बटन होता है, 6 नंबर के बटन में कैरेट नाम का सिंबल बना होता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया? कंपैरिजन ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा चलो और बताता हूँ। कंप्यूटर में मैंने कहा A + B, मैं ऐसे लिखूंगा A मल्टीप्लाई बाय बी। मल्टीप्लाई बाय बी में इस तरह के हम स्टार का इस्तेमाल करते हैं।
इस स्टार को बदले में हमने क्या नाम दिया, एस्ट्रिक का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। फिर मैंने यहाँ पे क्या बोला, ए डिवाइड बाय बी, ये डिवाइड वाले साइन को मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, स्लैश का नाम दिया। स्लैश कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। मैंने कहा जी एक नाम होता है मेरे पास फॉरवर्ड स्लैश, और एक नाम मेरे पास होता है बेटा बैकवर्ड स्लैश। बैकवर्ड स्लैश, मैंने कहा स्लैश दो तरह के होते हैं। हमने कहा जिसकी चोंच आगे की तरफ होती है वो हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड। और मैंने कहा जिसकी चोंच पीछे की तरफ होती है वो मेरे पास क्या है, बैकवर्ड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 डिवाइडेड बाय 5। अब इसका मुंह आगे की तरफ है तो मैं इसको क्या बोलूंगा सर, ये फॉरवर्ड स्लैश, और आंसर कितना आएगा, दो वाला आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने कहा ए प्लस बी, फिर मैंने कहा ए माइनस बी, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी, और हमने कहा ए रेस टू पावर बी, तो बी का जो भी वैल्यू है वो रेस टू पावर हो जाएगा, जिसको हम साधारण मैथ्स में ऐसे लिखा करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा दो फटाफट। फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश क्लियर है तो दबा देना। फॉरवर्ड स्लैश हमारा क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है कीबोर्ड में, वहां पर होता है, और पाइप का सिंबल होता है वहां पे बैकवर्ड होता है हमारे पास। तो ये सारे अर्थमेटिक कैलकुलेशन कौन करेगा, हमारा अर्थमेटिक यूनिट करेगा। अब हमने क्या बोला, कंपैरिजन ऑपरेशन भी एएलयू करेगा। कंपैरिजन से क्या मतलब है, मैंने कहा लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया। नॉट इक्वल टू को मैं ऐसे भी लिखता हूँ, और इक्वल टू, ये सारे के सारे मेरे पास क्या है, इन सारे के सारे साइंस को अंग्रेजी में हमने क्या नाम दिया, ऑपरेटर्स। क्या नाम दिया, ऑपरेटर्स। ठीक है जी। हमने कैसे लिखा हुआ है, मैंने कहा 10 मेरा लेस देन इक्वल टू 10 है, हमने अपने मैथ्स की जिंदगी में ऐसे लिखा है पांचवी छठी क्लास में। पर कंप्यूटर में हम ऐसे नहीं लिखते, हम ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू का साइन इधर आता है। या मैंने कह दिया ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मेरे पास ऐसे आता है। तो ये साइन हमारी रियल जिंदगी में था, जो कीबोर्ड में इस्तेमाल नहीं होता। और ये साइन हमारा कीबोर्ड की जिंदगी में या कंप्यूटर की जिंदगी में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जिंदगी में हमारे पास उपलब्ध है। क्लियर है बच्चों। क्लियर है। तो इसको हमने क्या नाम दिया, कंपैरिजन ऑपरेशन का नाम दिया। अब इधर एक जवाब देना मेरे को जरा, सवाल पूछ रहा हूं मैं तुमसे। मैंने कहा क्या 10 मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर दो स्टेटमेंट बन जाती है मेरी। क्या 10 मेरा 15 से बड़ा है, और क्या 10 मेरा 15 के बराबर है। ये दो स्टेटमेंट का मतलब एक ही स्टेटमेंट में होता है। मेरे को बस एक सवाल का जवाब दो, बीच में एंड नाम का सिंबल आएगा या और नाम का सिंबल आएगा, जल्दी बता दो मेरे को। बीच में एंड नाम का सिंबल आएगा या और नाम का सिंबल आएगा। क्या हुआ बच्चे, तो घायल ही हो गए मेरे, कुछ गलत सवाल पूछ लिया मैंने। इसके बीच में बेटा और नाम का सिंबल आएगा। आई बात समझ में। कह रहा दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो हमारा आंसर ट्रू आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ क्या 10 मेरा 15 से बड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं सर फॉल्स आंसर है। और मैंने बोला बेटा क्या 10 मेरा 15 के बराबर है, तो भी हम क्या बोलेंगे, सर फॉल्स आंसर है। तो टोटल मेरा आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स ही आ जाएगा। यहां तक क्लियर है बात सभी को, नहीं सभी को। बड़े कम बच्चों ने जवाब दिया कि और आएगा या एंड आएगा, बच्चे कंफ्यूज हो गए। इसका मतलब बचपन का मैथ्स भगवान भरोसे था। ठीक है, ये तो शुक्र है कोरोना आ गया, नहीं तो साला पास किसने होना था। समझ में आई बात। अब मैंने कहा 10 क्या मेरा नॉट इक्वल टू 15 है। ठीक है, क्या मेरा 10 जो है 15 के बराबर नहीं है, तो बदले में आंसर क्या आ जाएगा, मेरा ट्रू आंसर आ जाएगा। हमेशा याद करना कि जब भी हम चीजों को आपस में कंपेयर करेंगे तो आंसर दो तरीके से आता है, या तो ट्रू की फॉर्म में आता है या फॉल्स की फॉर्म में आता है। और जब भी आंसर ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आता है तो ऐसी परिस्थिति को बदले में हम क्या कहते हैं, बूलियन कहते हैं। क्या कहते हैं कि आंसर किस में आएगा, बूलियन में आएगा। आप अपनी गर्लफ्रेंड से पूछोगे क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, जैसे हमारे कुरैशी साहब ने नोरा से पूछा क्या तुम मेरे से शादी करोगी, तो नोरा ने क्या बोला, नो। या उसने क्या बोला, फॉल्स। तो यानी नोरा ने आंसर किस फॉर्म में दिया, उसने बूलियन में आंसर दे दिया। आई बात समझ में। तो जब किसी के आंसर की परिस्थिति दो तरह की होती है, उसको टेक्निकल भाषा में बूलियन कहते हैं। घर में बैठ के जयकारा लगाएंगे, बूलियन बूलियन बूलियन, दोनों हाथ ऊपर, और बोलेंगे बूलियन 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 बूलियन। करो ये पागलों वाली हरकतें करो, तभी तो पागल कहलाए जाओगे। तो ये करना पड़ेगा, बूलियन का नाम भूलना नहीं आज के बाद। जब भी आंसर मेरा यस की फॉर्म में आएगा या नो की फॉर्म में आएगा, हम उसको बूलियन कहेंगे। अरे बूलियन के स्पेलिंग तो तमीज से लिखो, सोमन। क्या हो गया,
ये तूने कौन से स्पेलिंग बना दिए बुलियन के? ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो मैंने क्या बोला, जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ये दो काम करता है मेरे पास, ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन भी करता है, कंपैरिजन ऑपरेशन भी करता है मेरे प्यारे बच्चों। और इसी में हमारा 100% काम हो जाता है। यानी 100% प्रोसेसिंग, लिख लो ये लाइन, 100% प्रोसेसिंग इज परफॉर्म्ड बाय सीपीयू। यानी सीपीयू नहीं मतलब एएलयू। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में 100% प्रोसेसिंग किसके द्वारा परफॉर्म करी जाएगी? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा। यानी सारा का सारा प्रोसेसिंग कौन करेगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करेगा। क्लियर है भाई सभी को? हाँ जी डेल वाले भाई साहब, आपको बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, आज आपकी पहली क्लास है। 9:10 पे आपको लगा कहीं मेरे साथ अप्रैल फूल तो नहीं हो गया? क्या आप क्लास में हैं? और क्लास में हैं तो क्या आपको ठीक ठाक लग रहा है? डेल वाले भाई साहब। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया आपका 100% प्रोसेसिंग इज परफॉर्म बाय द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर है बात सभी को? अब कह रहे हो जी सीयू क्या करेगा? सारा काम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करेगा तो सीयू क्या करेगा सर? हमने कहा बेटा सीयू नाम से ही बता रहा है क्या कि ये कंट्रोल करेगा। कंट्रोल यूनिट करेगा। जब भी हमें मकान बनाना होता है हमें दो तरह के लोग चाहिए होते हैं, एक होता है लेबर और एक होता है ठेकेदार। सारा काम कौन करता है? लेबर। सारी प्रोसेसिंग कौन करता है? लेबर। सारी अर्थमेटिक कैलकुलेशन कौन करता है? लेबर। सारा कंपैरिजन ऑपरेशन कौन करता है? लेबर। सारी मेहनत कौन करता है? लेबर। सर ठेकेदार क्या करता है? ठेकेदार स्कूटर पे आता है, बीड़ी पीता है, दो गालियां देता है और चला जाता है। ये ठेकेदार का काम होता है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। अगर सर पे ठेकेदार नहीं होगा तो गारंटी है मकान नहीं बनेगा। लेबर की पूरी कोशिश होती है कि ये मकान हमें 100 दिन में पूरा करना है, हम 200 दिन में करेंगे ताकि 200 दिन की दिहाड़ी हमारी पक्की हो जाए, 200 दिन पेट में रोटी चली जाए, हमें भूखा ना मरना पड़े। इधर से हमारा जो ठेकेदार है वो क्या करता है? वो कहता है 100 की जगह 90 दिन में करो भाई ताकि 10 दिन की दिहाड़ी का प्रॉफिट मैं खा सकूं। तो ये फाइट चल रही होती है हमारे पास। इसलिए ठेकेदार का कोई काम नहीं होता, कोई मलबा नहीं उठाता, कोई ईटा नहीं उठाता, कोई बदरपुर नहीं उठाता, केवल गालियों का बोझ देता है तुम्हें ताकि तुम लोग ढंग से काम कर सको। सेम हाल कंट्रोल यूनिट का है। ये जो कंट्रोल यूनिट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का क्या माना गया? नर्वस सिस्टम माना गया बेटा। हमारे दिमाग में भी क्या है? सीयू है, हमारे दिमाग के अंदर भी सीयू है। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो इंसान के दिमाग की कॉपी बना दी गई है। कल को तुम्हारा मन करे कि मेरे को अपना दिमाग स्टडी करना है, ब्रेन स्टडी करना है, साइंस में तो सारे नंबर नहीं आए थे पर ब्रेन स्टडी करने का मन कर रहा है, तो कुछ मत करो, कंप्यूटर का हार्डवेयर जाके स्टडी कर लो। जैसे जैसे कंप्यूटर के हार्डवेयर में सर्किट लगे हैं तुम्हारे दिमाग में भी सर्किट लगे हुए हैं ऐसे, वैसे ही काम होता है हमारे पास। अब देखो ये मेरे पास हाथ है, ये 2.5 किलो का हाथ है मेरा। ठीक है भैया? अब मैंने कहा ये 2.5 किलो का हाथ, मैंने बोला उठो, जाओ और कुरैशी साहब के मार के आओ और वहां से वापस आ जाओ और भाग जाओ। आई बात समझ में? मुक्का किसने मारा? हाथ ने मारा। पर ऑर्डर किसने दिया? अंदर के ठेकेदार ने, कंट्रोल यूनिट ने। भागने के लिए किसने मजबूर करा? कंट्रोल यूनिट ने मजबूर करा। तो यानी ये जो हमारे हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, कान है, ये सब क्या बंधुआ मजदूर हैं? ये सारे काम करने के लिए बैठे हुए हैं। और हमारे दिमाग में क्या पड़ा हुआ है? एक कंट्रोल यूनिट पड़ा हुआ है जो इन सबको मैनेज कर रहा है। जब कभी कोई इंसान कोमा में चला जाता है तो बेचारे का कंट्रोल यूनिट खराब हो जाता है। उसके हाथ में उतनी जान होती है, वो 2.5 किलो का, 2.5 किलो का रहता है, शायद 3 किलो का बन जाता है, वजन बढ़ जाता है, पर उसके अंदर उठाने की क्षमता नहीं होती है। तो उसी तरीके से जब मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया, मैंने कहा जी ये मेरा इनपुट डिवाइस है, ये मेरा प्राइमरी मेमोरी है, ये मेरा आउटपुट डिवाइस है। डायग्राम बकवास बना। हमने कहा ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है, ये हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है, ये मेरे पास आउटपुट डिवाइस है। और मैंने कहा यहाँ पे दो डिवाइस और हैं जिसको एक का नाम कंट्रोल यूनिट और एक का नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा? सीपीयू। ये मेरे पास क्या बनेगा? प्राइमरी मेमोरी। ये मेरे पास क्या बनेगा? इनपुट डिवाइस। ये मेरे पास क्या बनेगा? आउटपुट डिवाइस। क्लियर है बात सभी को? तो हमने क्या बोला? डेटा सबसे पहले कहाँ उठेगा? याद मारो, आवाजें मारो, चीख चीख के आवाज मारो। इनपुट डिवाइस कहाँ पे जाएगा? प्राइमरी मेमोरी। फिर कहाँ जाएगा? आउटपुट डिवाइस। अबे पागल हो गए, प्रोसेसिंग तो करवा लो। तो हमने क्या बोला यहाँ पे? तीसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सारी अर्थमेटिक कैलकुलेशन ये करेगा, सारे कंपैरिजन ऑपरेशन ये करेगा। फिर यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा? आपके पास प्राइमरी मेमोरी के पास। फिर प्राइमरी मेमोरी से कहाँ जाएगा? आउटपुट डिवाइस के पास।
सर इस महान हस्ती ने क्या करा, कंट्रोल करा। क्या सारा का सारा सिग्नल, सारे की सारी बिजली की तारें, सारे की करंट ढंग से फ्लो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा? तो इसलिए मैंने क्या बोला, कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस। आई बात समझ में? हमारी कंपनी में टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, वो सारे क्या बिहेव करते हैं, कंट्रोलिंग। मुकेश अंबानी, मेरे को 1,000 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, मेरे को 10,000 करोड़ चाहिए। उसके 10 बिजनेस है, तेल का बिजनेस है, केमिकल का बिजनेस, रिटेल का बिजनेस, जियो का बिजनेस है। कह रहा है भाई मेरे को 80,000 करोड़ पिछले कमाए थे, अब अगले साल मेरा टारगेट है 1,00,000 करोड़ कमाओ। चलो कमाओ। ऑयल वाला सोचे, केमिकल वाला सोचे, ये सोचे वो सोचे। टाटा कंपनी का ग्रुप है, टाटा कंपनी का ब्रांड है, टाटा ग्रुप है हमारे पास। टाटा सॉल्ट है हमारे पास, टाटा मोटर है मेरे पास, टाटा एलएक्सी है मेरे पास, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है मेरे पास, टाटा टेटले है मेरे पास, टीसीएस टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज है हमारे पास। 100 से ऊपर ब्रांड है टाटा वाले के पास। टाटा ने कहा भाई इतना प्रॉफिट चाहिए इस साल, तो डेफिनेटली उसने क्या करा, दिमाग लगाया, प्रोसेस करके बता दिया, बाकी बंधुआ मजदूर सारे के सारे काम करेंगे हमारे पास। तो हर कंपनी में ठेकेदार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। पढ़ाई तुमने करनी है, बंधुआ मजदूरी तुम्हारी करनी है। शाम को आके भी पापा आके को क्या बोलते हैं, दो मोटी आंखें दिखाते हैं, हाँ पढ़ाई कर रहा है ना ठीक ठाक। बस वहीं से तुम्हारा अंतरात्मा हिल जाती है। यानी पिताजी वहां पे क्या जोश दिखाते हैं, कंट्रोल यूनिट दिखाते हैं। तुम्हारी मम्मी पापा को बोलती हो कहाँ से 2 घंटे से कहाँ थे, पापा कांपना स्टार्ट। तो पापा का कंट्रोल यूनिट कौन है, तुम्हारी मम्मी। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो मेरे ख्याल से अब आपको याद हो गया होगा। ठीक है जी, याद हो गया होगा अब आपको। तो याद हो गया तो बोलो सर एम का बटन दबा दो, यानी मेमोराइज्ड। जिसको ये चार्ट याद हो गया बोल दो एम मेमोराइज्ड। बस बटन दबा दो, एम का बटन दबा दो। दैट्स इट। काफी कम बच्चों को याद हुआ अभी बस। एक बार बच्चा एक ही बटन दबाए बस, दो दो बार दबाने की जरूरत नहीं है। गिनती करने में मुश्किल हो जाती है हमारे पास। तो ये हमारे पास सारी हार्डवेयर के बारे में जानकारी है। अब सवाल उठता है सर यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी ने क्या करा, प्राइमरी मेमोरी ने क्या करा? तो अब हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे जी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी क्या होती है। मैंने कहा बेटा मेमोरी हमारे पास कितने तरह की होती है, 3 तरह की। मैंने कहा एक का नाम पीएम, एक का नाम एसएम, एक का नाम ओएम। फिर मैंने पीएम को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, मैंने कहा एक का नाम रैम, एक का नाम रोम। रैम को मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, एस रैम हो गया, डी रैम हो गया। रोम को मैंने 3 पार्ट्स में तोड़ दिया, पी रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, और डबल ईपी रोम हो गया। ये चार्ट बना लो अभी बस, खतरनाक चार्ट है हमारे पास। सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे। मैंने कहा एम टी हो गया, एम डी हो गया, ओ एल डी हो गया। एम टी हो गया, एम डी हो गया, ओ एल डी हो गया। मैंने कहा ओ एल डी की बात करेंगे। सी डी रोम हो गया, डीवीडी हो गया, एम ओ डी हो गया, सी डी रोम हो गया, डीवीडी हो गया, एम ओ डी हो गया, डब्ल्यू ओ आर एम वॉम हो गया। एम डी की बात करूंगा, एक एफ डी है, एक एच डी है। एच डी की बात करूंगा, एक नॉर्मल एच डी है, एक एस एस डी है। ठीक है जी। और इसी एमडी के अंदर हमने एक और नाम ले दिया, पीडी। हमने कहा पीडी हो गया, एफडी हो गया, एचडी हो गया, एनएसडी हो गया, एसएसडी हो गया। ये हमारे पास क्या है, बड़ी सारी मेमोरी है हमारे पास। अदर मेमोरीज की बात करेंगे। मैंने कहा अदर मेमोरीज में सी एम हो गया, वी एम हो गया, बी एम हो गया, एफ एम हो गया, फिर वी एम हो गया। सी एम की बात करेंगे, एल वन, एल टू, एल थ्री। तो मैंने ये कुछ मेमोरी के बारे में आपको जानकारी दी कि ये हमारे पास बड़ी तरह की मेमोरी है। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। कभी मेट्रो से जाते हो, बस से जाते हो, चार्ट का रिवाइज करते हो जाया करो। टाइम मत वेस्ट करा करो, रिवीजन करा करो।
एक कहावत है, देर इज नो नॉलेज विदाउट मेमोरी। बिना याददाश्त के कोई नॉलेज नहीं होती है। हर समय गधों की तरह चैट जीपीटी को खोलने की जरूरत नहीं होती है। कुछ अपनी भगवान ने जो तुम्हें मेमोरी दे रखी है उसका भी प्रयोग करना चाहिए। उससे इम्पैक्ट बड़ा तगड़ा आता है। ठीक है। तो हमने क्या बोला, प्राइमरी मेमोरी हो गया हमारे पास, रैम हो गया, रोम हो गया, एसआर हो गया, डीआर हो गया। रोम को हमने पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम में कन्वर्ट कर दिया। एसएम की बात करूंगा, एसएम को मैंने एमटी हो गया, एमडी हो गया, ओएलडी हो गया। ओएलडी के अंदर चार नाम आ गए। फिर ऐसे अदर मेमोरीज के अंदर मेरे पास कैश हो गया, वर्चुअल हो गया, बबल हो गया, फ्लैश हो गया, वीडियो हो गया। अभी मैं सब लिखवा दूंगा, चिंता मत करो। फिलहाल चार्ट बना लो। चार्ट बना लो फटाफट। और जब बन जाए तो डी नाम का बटन दबा देना। अब जब हम नॉर्मल हार्ड डिस्क की बात करते हैं, इसको भी हमने दो भागों में तोड़ दिया है। मैंने कहा एक का नाम है आई एच डी और एक का नाम है ई एच डी। आई एच डी, ई एच डी। ऐसे ही जब मैंने बीएम की बात करी, बीएम की बात करी, मैंने कहा यहाँ पे बीएम में बड़ी सारी मेमोरी है मेरे पास, जिसमें एक नाम आता है मेरे पास एम बी आर, एम ए आर, आई आर, आई सी, डिकोडर, इनपुट आउटपुट रजिस्टर। और एक लास्ट नाम मेरे पास आ रहा है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर को मैं साफ साफ लिख देता हूँ, ए डबल सी यू एम यू एल ए टी ओ आर, एक्यूमुलेटर। सर ये क्या कर दिया आपने, धोखा दे दिया हमें। हम सोचे थे वहीं पे कहानी खत्म होगी थी। आपने तो मेमोरी का खतरनाक चार्ट बना दिया। उतारो इसको। गिने जरा कितने तरह की मेमोरी होगी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। तो 39 40 तरह की मेमोरी है। अभी और भी कुछ मेमोरीज हैं हमारे पास। और भी मेमोरीज हैं, आने वाले समय में बताऊंगा। अदर मेमोरीज में एक मेमोरी होती है एनवी रैम। सर फुल फॉर्म बताओगे? बिल्कुल बताएंगे बेटा, सब बताएंगे फुल फॉर्म। तो 40 तरह की मेमोरी होगी, और भी चार पांच निकल आएंगी, निकाल लेंगे। पेट भर भर के जाएंगे। तो कितना आसान था हमारा जिंदगी में कि मेमोरी क्या होती है सर, वो रैम और रोम। खत्म, कहानी बात खत्म। बीटेक खत्म होगी, इतने में बीटेक खत्म होगी हमारी। एक एक मेमोरी पे आप अटैक मार सकते हैं। मेमोरी के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी है, नॉलेज पड़ा है, विजडम पड़ा हुआ है। कंपनी की जान है डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। कंपनी की जान को ही तो तबाह करना है। एचडीएफसी बैंक का डेटा उड़ा दो। ऋतिक रोशन का अकाउंट था एचडीएफसी बैंक में, 50 करोड़ रुपए पड़े हैं, हैकर ने उड़ा दिया। वहां 50 रुपए रह गए। अब ऋतिक रोशन क्या करेगा? डांस करेगा, आग लगा देगा एचडीएफसी बैंक को। और डांस कर करके आग लगाएगा, क्योंकि उसने एक मजे ले लिए। किसने मजे ले लिए? हैकर ने। उसने 50 करोड़ को 50 रुपए बना दिया। कुछ समझ में आ रही है? बात नहीं आ रही है? सारा खेल ही डेटा का है। सारा खेल इंफॉर्मेशन का है, नॉलेज का है, विजडम का है। पूरा वर्ल्ड इसी के लिए मरा जा रहा है। आप खून पसीना करते हैं ताकि आपकी अकाउंट्स के बुक्स में एंट्री हो जाए, कितने का माल बेच लिया, इतने का माल खरीद लिया, इतने का घाटा हो गया। फिजिक्स वाला अलग पांडे अपना जीवन हराम करके करके बैठा हुआ है। कह रहा भाई मेरी कंपनी होगी, 40,000 करोड़ की कंपनी होगी। उसकी बैलेंस शीट देखा तो वहां पे डेटा क्या मिला कि 225 करोड़ का घाटा हो गया बेचारे का। शेयर का रेट उसका 160 रुपये, 164 रुपये तक चला गया। अभी गिरते 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 89 रुपीज तक आ गया। 40,000 करोड़ रुपए का माल 20,000 करोड़ में रह गया फिजिक्स वाले का। ये क्या डेटा ही तो है, इंफॉर्मेशन ही तो है।
कंपनी की औकात देखनी है, कंपनी मेरे को खरीदनी है, कंपनी में पैसा लगाऊं ना लगाऊं, उसके डेटा को देखकर ही मैं काम करूंगा। बाजार में डेटा साइंस नाम की लाइन आ चुकी है, बाजार में डेटा एनालिसिस के नाम की लाइन आ चुकी है। बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़पति खरबपति किसके दम पे बनती है? डेटा के दम पे बनती है। सारे विदेशी लोग पागल हो रखे हैं कि हिंदुस्तान में जाके पैसा लगाते हैं, क्योंकि वहां पे यंग जनरेशन ज्यादा है, बुढ़े कम है। यंग जनरेशन ज्यादा है, यंग जनरेशन होती है थोड़ा सा खर्चीली। तो हर कंपनी यहाँ पर आ रही है कि 12,000 का जूता। साला मैंने पूरी जिंदगी में 500 रुपए से ऊपर का जूता नहीं पहना था, और मैंने जब 500 रुपए का जूता पहना था तो मैं ऐसे इतरा रहा था कि मुकेश अंबानी तो मेरे घर का नौकर है। और अब देखो जरा, ये जो यंग जनरेशन है साफ कहती है जी 28,000 रुपए का जूता, 35,000 रुपए का जूता, 40,000 रुपए का जूता। वो MC स्टैंड करके बिग बॉक्स में आया था, पता नहीं कितने का, 1.5 लाख का या 2.5 लाख का कितने का जूता पहन के आया था। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि हर बड़ी बड़ी कंपनी, हर बड़ा बड़ा देश ये डिसाइड करता है कि भैया कुआं कहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, कहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है भैया, कहाँ पे लोग पड़े हुए हैं। अब जापान में जाके तुम बेचोगे बर्गर खा लो, वो वैसे बुढ़े आदमी हैं, आंतड़ियां निकल चुकी हैं, बर्गर कहाँ पचेगा। ये गंदा माल हिंदुस्तान में ही बिकेगा हमारा। क्योंकि जवान बच्चा खाएगा उसको कुछ होता नहीं, जवानी में जोश ही अलग होता है। पत्थर भी खा जाता है बंदा, वो तो बुढ़ापे में जाके पता चलता है। तो सारी जीवन का खेल ही क्या है बेटा? डेटा है, डेटा। डेटा के लिए आग लगती है बस। आई बात समझ में? आई बात समझ में? उसको डेटा मिला, वो बेवड़े को, क्या नाम है उसका, ट्रम्पू को, कि ईरान में यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब पड़ा है। डेटा ही तो मिला, अब वो ढूंढ भी नहीं पाया साला। कहता है हमारा मकसद पूरा हो गया, हमने देश बर्बाद कर दिया, हमारा मकसद पूरा हो गया। वर्ल्ड ने कहा दिखा, दिखा न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ है। वो नहीं मिला कुछ भी। तो डेटा बस गलत पहुंच गया था, उसके चक्कर में देश ही बर्बाद हो गया। वो डेटा कहाँ पड़ा होता है? मेमोरी के अंदर। तो मेमोरी को बचा के रखना है, मेमोरी जान है हमारी, क्योंकि मेमोरी के अंदर ही सब कुछ पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास सारी मेमोरी है। तो मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अगली क्लास में ये सारी मेमोरी याद होनी चाहिए। मैं बच्चों को बोलता हूँ 5 बार याद करना, पर क्योंकि ये ज़्यादा मेमोरी बड़ी है तो कम से कम 10 बार याद करना। चार्ट बनाना, चार्ट की फोटो भेजना मेरे को। बहुत कम बच्चे फोटो भेजते हैं, बहुत कम भेजते हैं। जो बच्चे भेजते हैं उनको मैं रिस्पॉन्स करता हूँ, ओके बेटा, चार्ट को देखता हूँ, गलतियां बताता हूँ उनकी मैं। तो क्या होता है कि अगर किसी को अपना मेंटोर मानोगे, गुरु मानोगे, तो परफॉर्मेंस में सुधार आ जाएगा। नहीं यार ये पड़ा रहेगा मोबाइल में, जब खोल के देखना होगा देख लेंगे, फिर नहीं बन सकते, IT प्रोफेशनल नहीं बन सकते तुम, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं बन सकते। ब्लैक कैट कमांडो को बोलोगे, ब्लैक कैट कमांडो बोले सर रोज हमें 4 बजे भगा रहे हो, हैं 48 घंटे भगा रहे हो, वो क्या कहते हैं गटर वाले रास्ते में भगा रहे हो, हमसे कागज साइन करवा रहे हो कि मौत होगी तो घर वाले हमारे पे ब्लेम ना करें। ब्लैक कैट कमांडो ये कह रहे हैं, मेरीन कमांडो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सामने बंदा खड़ा होगा, स्टेन गन दो, था था मार देंगे, ये हमसे मार्शल आर्ट क्या करवा रहे हो? हमने तो हाथों से मारना नहीं, हम तो गोली से मारना है, एमी क्यों दौड़ाई जा रहे हो हमें? उसका एक पर्पस होता है बेटा। वो जब युद्ध में, वॉर में जब गेम आती है तो कई बार कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे चाइना और इंडिया के हस्ताक्षर हुए हैं कि यहाँ पे डंडा चलेगा, बंदूक नहीं चल पाएगी, चाकू नहीं चल पाएगा। तो वहां पे फिर वो मार्शल आर्ट वाली गेम काम आती है। तो आप इस तरह की हरकतें करेंगे कि भैया ये तो मेरा चार्ट मेरे मोबाइल फोन में, जब मैं खोलना होगा खोल के देख लूंगा, तो उस तरह की सोच ही नहीं बन पाएगी, उस तरह की दीवानगी नहीं बन पाएगी। इसलिए ये पूरा मेमोरी का चार्ट आपको याद होना चाहिए। मेमोरी को हमने कितने पार्ट्स में क्लासीफाई करा? प्राइमरी मेमोरी हो गया, सेकेंडरी मेमोरी हो गया, अदर मेमोरी हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, रीड ओनली मेमोरी हो गया, स्टैटिक रैम हो गया, डायनेमिक रैम हो गया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया, सेकेंडरी मेमोरी हो गया, मैग्नेट टेप हो गया, मैग्नेट डिस्क हो गया, ऑप्टिकल लेजर डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, नॉर्मल हार्ड डिस्क हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, इंटरनल हार्ड डिस्क हो गया, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, डिजिटल वर्सेटाइल डेटा, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क, राइट वंस रीड मैनी, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, बबल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, वीडियो मेमोरी, मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन काउंटर, डिकोडर, इनपुट आउटपुट रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, एनवी रैम, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो मेरे जैसा बूढ़ा आदमी ये चीज याद कर सकता है तो आप तो जवान हो। तो ये सब चार्ट में आपने याद करना है। तो शपथ लो भैया कि हम चार्ट याद करके आएंगे। एस नाम का बटन दबाओ, एस नाम का बटन है शपथ। हाँ, जो पहले बनाया उसको भी चार्ट बनाओ भैया। शपथ लो, शपथ मुकर मत जाना बेटा, अपनी शपथ है। शपथ की स्पीड बहुत फास्ट आ रही है, मजा आ रहा है मेरे को देख के। बहुत बहुत मजा आ रहा है। जियो, सुबह का गुस्सा, शाम का गुस्सा अब आपने उतार दिया। आजा, स्पीड जीरो होगी क्या? नजर लग गई क्या? निकम्मो, शपथ दो फटाफट, कि सारे के सारे याद करोगे। कह रहे नहीं सर हम नहीं देंगे शपथ। अबे तुम्हारी प्रॉपर्टी थोड़ी मांग रहा हूं मैं। याद कर लो, 2 दिन का टाइम है। देखो निकम्मों की स्पीड ही खत्म होगी यार, मर गए ये तो।
सोच रहे हैं सर ने क्या मांग लिया, हम तो याद नहीं कर पाएंगे। अच्छा कोशिश कर लो, मत दो शपथ, मत दो शपथ। के नाम का बटन दबा दो कि मैं कोशिश करूंगा कि सर मैं याद कर लूंगा, याद कर लूंगा। तुम्हें पता नहीं शपथ के नाम से क्या डर लग गया भाई साहब। हैं, चलो इसका मतलब इमोशनल हो तुम लोग। हाँ तो कोशिश के नाम पे स्पीड बढ़ गई बच्चों की, तो अब इसको अब याद करके आना प्यारे बच्चों। और ये हमारे पास मेमोरी का चार्ट है, और ये ऐसा भयंकर चार्ट है जो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स को नहीं आता। ठीक है जी। बाकी जितने गुरुजन बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सर कुछ फीडबैक देना हो तो जरूर व्हाट्सअप करना, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। अच्छा करा तो हमें अच्छे की तारीफ मिलनी चाहिए, गंदा करा तो अब हमें गंदगी भी बताना, हम उसको सुधार करेंगे। आप कुछ अच्छा बताएंगे तो हम बच्चों को दिखाएंगे कि देखो ये बंदा 15 साल से काम कर रहा है, 20 साल से काम कर रहा है, इसने आज ये कमेंट मारा। एक हमारे बॉम्बे के साहब थे, नाम नहीं लूंगा उनका, वो कह रहे मैं 15 साल से आईटी में काम कर रहा हूँ और जो चीज़ आपने पढ़ाई है उसने मेरी फाउंडेशन बना दी सर। तो मैंने उनसे पूछा सर आप कितना कमा रहे हो, सर ने कहा मैं 15 साल हो गए 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ। मैं कहा कम से कम 40 से 50 लाख रुपए तो बुरे से बुरे हालात में आपको कमाने चाहिए थे। पर कोई नहीं, फाउंडेशन कमजोर थी, अब वो स्ट्रांग हो जाएगी उनकी। तो कम्युनिटी है हमारी, मिलजुल के काम करेंगे। हर चीज़ हर बंदे के पास अच्छी नहीं हो सकती, किसी और के पास भी अच्छी होगी। और कोशिश करेंगे कि हम उनको भी मौका दें कि ताकि वो भी क्लास में बच्चों को ज्ञान दे सके। नहीं आ सके दिल्ली कोई बात नहीं, आप वहीं बिहार से मुंबई से मास्क पहन लेना, वो कौन सा वाला, हैकिंग वाला, और शक्ल मत दिखाना और आवाज देना, बच्चों को ज्ञान मिल जाएगा। ये तो कैमरा ऑफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलें बच्चों। अच्छा आज का फीडबैक, आज तो गंदा ही फीडबैक दोगे यार तुम लोग। आज की क्लास कैसी रही? बी फॉर बकवास, ए फॉर एवरेज, जी फॉर गुड। नहीं सर रोज क्लास नहीं चलेगी, हफ्ते में 3 दिन क्लास चलेगी, हमारे पास और भी बैचेज हैं करने के लिए, और भी बच्चे हैं पढ़ाने के लिए। चलो अभी तक तो सब सही है, वेरी गुड भी आ गया, एक्सीलेंट भी आ गया, आउटस्टैंडिंग भी आ गया, ऑसम भी आ गया, गुड गुड तो आ ही रहा है, बेस्ट भी आ रहा है, एक्सीलेंट भी आ रहा है, वेरी वेरी गुड आ रहा है, एक्सीलेंट आ रहा है, सुपर्ब आ रहा है, गुड आ रहा है। बहुत बढ़िया। एक्सीलेंट के स्पेलिंग गलत है, EXILENT, चलो कोई बात नहीं, पर भी आपने फिर भी बोला। गौतम शर्मा कह रहा है आई एम सेटिस्फाइड। हाँ बेटा तेरे को तो टेंडर पास करना था, यू आर सेटिस्फाइड। है तेरी सेटिस्फैक्शन के लिए हम क्लास ले रहे हैं यहाँ पे, आई एम सेटिस्फाइड। क्या बात है। अंग्रेजी सुधारो बेटा, एक्सीलेंट के स्पेलिंग बड़े अजीब अजीब से आ रहे हैं, EXELINT। तुम तो ब्रिटिशर्स को वैसे ही मार देते, हमारे चंद्रशेखर आजाद ऐसे ही निकल गए, तुम उनको इंग्लिश मार मार के सुना सुना के देश से भगा देते बाहर। हैं तुम कहाँ थे प्रभु जी। चलो बढ़िया, झकास नाम का मैसेज भी आ गया, ये मुंबई वाला होगा पक्का। चलो सत्या जी लेक्चर देख लेना, पिछला जो दिया है। और जितने भी बच्चे आज फर्स्ट क्लास में आए हैं, बताना जरा कितने बच्चे फर्स्ट टाइम आए आज क्लास में। आए आए करके मैसेज दे दो मेरे को। कितने बच्चे सार्थक आया है, कैलाश, सैयद, माई लैपी, मुदस्सिर, सत्य, विष्णु, रविंद्रा, काफी सारे हैं, रेशमा, अच्छा जी, धर्मेंद्र, रुबीना, सुशील, मोहम्मद SIR, मनीष, गणेश। ओके जी चलो काफी सारे बच्चे हैं। वो जो मैंने आपको लेक्चर नंबर सेकंड दे रखा है उसको देखिए आप। और मैं फिर अनाउंस कर देता हूँ, हमारी क्लास हफ्ते में 3 दिन होती है। हमारी क्लास ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे होती है, रात को 9:05 पे होती है हमारी क्लास। 1 घंटे का हम वादा करते हैं, खत्म करने का कोई वादा नहीं होता हमारा, चलता रहता फ्लो के साथ। और रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको। रिकॉर्डिंग अगर आपको एक्सेस करना है तो 600 रुपये महीना आपको पे करना पड़ेगा, वो जेफ बिजॉस के पास जाएंगे तब जाके उनके क्लाउड कंप्यूटिंग का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। मैं आपसे नहीं मांग रहा, आप रेगुलर आइए, फ्री में मजे लीजिए, खत्म कहानी बात। ठीक है नहीं, चलो बाय बाय। लिखो बाय बाय, बीबी लिखो, बीबी बाय बाय। और बाय बाय करते करते हम चल निकल जाएंगे। ओके।